नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत oogenesis या अंड जनन की क्रिया के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अंड जनन किसे कहते हैं। तो देखिए, अंड जनन का मतलब क्या है। अंडाशय में अंड निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हम अंड जनन कहते हैं। अब यहाँ आपको एक जानना बहुत जरूरी है कि मादा में अंड जनन की प्रक्रिया शुरू कब होती है। तो देखिए, मादा जब अपनी भ्रूणीय अवस्था में होती है, मतलब जब कोई मादा भ्रूणीय अवस्था में होती है, अर्थात जब वो अपनी माता के गर्भ में होती है, तभी उस मादा के अंडाशय में ये अंडजन की प्रक्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपने मेल के केस में देखा होगा, नर के केस में देखा होगा, तो नर में जो शुक्राणु जनन की क्रिया है वो लगभग उसके किशोरावस्था में आने के बाद शुरू होती है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में क्या है, जब वो भ्रूणीय अवस्था में होती है अपनी माता के गर्भ में, तभी उस मादा के अंडाशय में अंड जनन की क्रिया क्या होती है, आरंभ हो जाती है। और प्रत्येक अंडाशय में, भ्रूणीय अवस्था में ही उसके प्रत्येक अंडाशय में लगभग 20 लाख अंड जनन कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और ये अंड जनन कोशिकाएं, या जिसको हम उगोनिया कहते हैं, कैसे बनती हैं। आप जानते हैं कि अंडाशय में जनन एपिथीलियम होता है और उसकी जो कोशिकाएं हैं वो गुणन अवस्था के दौरान समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। और बहुत सारी, जैसा यहाँ लिखा है मैंने, हर अंडाशय में, प्रत्येक अंडाशय में लगभग 20 लाख अंड जनन कोशिकाएं या ऊजनन oogonia बनते हैं। और ये सभी की सभी कोशिकाएं जो है कैसी हैं, द्विगुणित है। मैंने यहाँ डायग्राम में भी ये रिप्रेजेंट किया है कि ये जो प्रक्रिया हुई गुणन अवस्था की, अंड जनन की प्रक्रिया में गुणन अवस्था जो है ये कहाँ हो रही है, गर्भकाल में हो रही है। अर्थात जब मादा कहाँ है, अपनी माता के गर्भ में है, भ्रूणीय अवस्था में है, तभी अंड जनन कोशिकाएं बन जाती हैं। जैसे ही इस मादा का जन्म होता है, उसके बाद आप ये ध्यान रखिएगा, जब इस मादा का जन्म होगा जिसके भ्रूणीय अवस्था में, जिसमें अंड जनन कोशिकाएं बन चुकी हैं, जब इस मादा का जन्म होता है तो उसके बाद कोई भी अंड जनन कोशिका अंडाशय के अंदर नहीं बनती। जन्म से पहले ही मादा में अंड जनन कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक अंडाशय में कितनी अंड जनन कोशिकाएं बन जाती हैं, 20 लाख अंड जनन कोशिकाएं मादा में जन्म से पहले ही बन जाती हैं। और जन्म होने के बाद मादा के अंडाशय में कोई भी अंड जनन कोशिका नहीं बनती। ये विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जन्म से पहले ही गर्भकाल में जब कोई मादा अ, होती है, अपनी भ्रूणीय अवस्था में होती है, तो भ्रूणीय अवस्था में ही ये जो अंड जनन कोशिकाएं हैं ये परिवर्तित हो जाती हैं प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte में। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte में परिवर्तित हो जाती हैं। प्राइमरी oocyte क्या है, देखिए, ये जो अंडजनन कोशिका है यही वृद्धि अवस्था के दौरान वृद्धि करके अपना आकार बढ़ाती है, और अब हम उसको प्राइमरी oocyte कहते हैं। और ये भी एक द्विगुणित संरचना है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जब भी कोई मादा जन्म लेती है, तो जन्म लेते समय उसके अंडाशय में क्या पाए जाते हैं, पहले से ही प्राथमिक अंडक पाए जाते हैं। और जन्म के बाद कोई भी अंडजनन कोशिका या प्राइमरी oocyte का निर्माण मादा के अंडाशय में नहीं होता। ये प्रक्रिया जन्म से पहले ही पूरी हो जाती है। यहाँ मैंने डायग्राम में भी लिखा है, गर्भकाल में ही हो जाती है, भ्रूणीय अवस्था में ही ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है। अर्थात जब बच्चा जन्म लेता है, जब मादा जन्म लेती है, तो उसके अंडाशय में क्या पाए जाते हैं, लगभग 20 लाख, प्रत्येक अंडाशय में लगभग 20 लाख प्राइमरी oocytes पाए जाते हैं। और उसके बाद, जन्म के बाद, इन संरचनाओं का निर्माण दोबारा नहीं होता।
देखिए, जब कोई फीमेल यौवनावस्था में प्रवेश करती है तो उसका सिंबल ये होता है कि उसमें रजो चक्र क्या होता है, आरंभ हो जाता है। कोई भी फीमेल जब किशोरावस्था में प्रवेश करती है तो उसका सिंबल ये है कि उसमें रजो चक्र की क्या होता है, आरंभ हो जाता है। और ये जो रजो चक्र है ये 28 दिन का एक टाइम होता है, जिसके 5वें से 13वें दिन तक फीमेल के शरीर में एक हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फॉलिकल प्रेरक हार्मोन। और ये जो हार्मोन है ये पुटिकाओं के फॉलिकल्स के विकास को क्या करता है, इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है। और इसी हार्मोन के प्रभाव से ये जो आपकी प्राथमिक पुटिका बनी थी, ये प्राथमिक पुटिका द्वितीयक में, द्वितीयक तृतीयक में और अंत में जो है तृतीयक पुटिका आपकी ग्राफियन फॉलिकल में परिवर्तित हो जाती है। अब डायग्राम के माध्यम से मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि प्राथमिक फॉलिकल कैसे द्वितीयक और तृतीयक में परिवर्तित हो जाती है। जैसा मैंने आपसे कहा था पहले कि जब प्राथमिक अंडक के चारों ओर ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो प्राथमिक फॉलिकल का निर्माण होता है। इसी प्राथमिक फॉलिकल के चारों ओर कुछ और ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं इकट्ठी हो जाने से द्वितीयक फॉलिकल आपका बना। आप डायग्राम में देखिए, ये पहले से ही ग्रेन्युलोसा स्तर था, इसके बाद कुछ और ग्रेन्युलोसा की परत जम गई और ये क्या बन गया, द्वितीयक फॉलिकल बन गया। ये द्वितीयक फॉलिकल में बाद में क्या होता है, चारों ओर से दो स्तर बन जाते हैं, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। आप देखिए ये प्राथमिक अंडक है, इसके बाद यहाँ पे ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं होंगी और सबसे बाहर क्या बन गया, थीका एक्सटर्ना, और उसके नीचे क्या बन गया, थीका इंटरना। तो इस प्रकार से प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक फॉलिकल बनता है। देखिए, ये जो तृतीयक फॉलिकल है आपका, इस तृतीयक फॉलिकल से अब बनता है क्या, ग्राफियन फॉलिकल या ग्राफियन पुटिका। कैसे बनती है इसको आप समझिए। देखिए, ये जो तृतीयक पुटिका थी इसके अंदर भी प्राथमिक अंडक था, ये आपको पता है। ये जो प्राथमिक अंडक है अब ये प्रवेश करता है अर्धसूत्री विभाजन में। और आप जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन जो है दो चरणों में होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में ये जो प्राथमिक अंडक है ये प्रवेश करता है और इसके कारण से इस प्राथमिक अंडक से दो कोशिकाएं बनती हैं। एक कहलाती है द्वितीयक अंडक और एक कहलाती है प्रथम ध्रुवकाय। और ये दोनों जो कोशिकाएं बनी ये असमान आकार की हैं, अलग अलग आकार की हैं। द्वितीयक अंडक आकार में बड़ा होता है और ध्रुवकाय आकार में छोटा होता है। आप अगर इस डायग्राम में भी देखें ग्राफिन फॉलिकल के, तो देखिए एक ये बड़ी कोशिका बन गई जिसको हमने क्या नाम दिया है, द्वितीयक अंडक, और एक ये छोटी कोशिका बन गई जिसको हमने क्या कहा, ध्रुवकाय प्रथम या फर्स्ट पोलर बॉडी। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो अर्धसूत्र विभाजन है इसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी रह जाती है। आप यहाँ डायग्राम में देखें कि प्राथमिक ओसाइट में गुणसूत्रों की संख्या क्या थी, 2n थी, और अर्धसूत्री विभाजन में प्रथम प्रवेश करने के बाद जो आपकी ये जो दो कोशिकाएं बनी इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रह गई, n रह गई। यहाँ 2n थी, यहाँ n रह गई, जो ये प्रदर्शित करता है कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में प्रवेश करने के बाद तृतीयक फॉलिकल के अंदर मौजूद जो प्राथमिक अंडक है ये इसके जो गुणसूत्र हैं ये क्या रह जाते हैं, आधे रह जाते हैं। अर्थात द्वितीयक अंडक और ध्रुवकाय में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, अगुणित होगी। इसी समय ये जो अंडक है, द्वितीयक अंडक है, इसके बाहर एक लेयर बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा। और जोना पेल्यूसिडा के ठीक बाहर एक और लेयर बन जाती है जिसको मैंने ऑरेंज कलर से दिखाया है, जिसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। और इसके ठीक बाहर एक ये गुहा है जिसको हमने क्या नाम दिया है, एंट्रम गुहा, जिसमें द्रव भरा होता है। और सबसे बाहर थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। इस समय इस संरचना को हम नाम देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या दोबारा समझ लीजिए, प्राथमिक अंडक अर्धसूत्री विभाजन प्रथम से विभाजित हुआ, दो संरचनाएं बनी, जो आपका एक कहलाएगा द्वितीयक अंडक और एक कहलाएगा ध्रुवकाय। यदि इस प्राथमिक अंडक में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, जो मनुष्य में होती है 46 है, तो इन द्वितीयक अंडक और ध्रुवकाय में गुणसूत्रों की संख्या इसकी आधी रह जाएगी, अर्थात 23 गुणसूत्र कहाँ होंगे, द्वितीयक अंडक में, और 23 गुणसूत्र कहाँ होंगे, ध्रुवकाय में होंगे। ठीक है। इसी समय इस द्वितीयक अंडक के बाहर जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा नामक संरचना का निर्माण भी हो जाता है। इसके बाहर एक गुहा पाई जाती है जिसे हम एंट्रम गुहा कहते हैं, और सबसे बाहर थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना की लेयर होती है। और इस प्रकार से तृतीयक फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि देखिए रजो चक्र, जैसा मैंने आपको बताया 28 दिन का एक पीरियड होता है, तो एक रजो चक्र में एक ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण होता है। अर्थात जो तृतीयक फॉलिकल बने थे, एक रजो चक्र में एक तृतीयक फॉलिकल किसमें परिवर्तित हो जाता है, एक ग्राफियन फॉलिकल में परिवर्तित हो जाता है। इस रजो चक्र के
5वें से 13वें दिन तक मैंने आपसे कहा था कि एफएसएच हार्मोन स्रावित होता है, जो फॉलिकल्स को डेवलप होने में मदद करता है और उस हार्मोन के प्रभाव से एक तृतीयक फॉलिकल किसमें परिवर्तित हो जाती है? एक ग्राफियन फॉलिकल में परिवर्तित हो जाती है। रजो चक्र के 14वें दिन जो है, एक और हार्मोन जो है अपने पीक पे होता है, जिसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन। इसकी सर्वाधिक मात्रा जो है रजो चक्र के लगभग 13वें-14वें दिन पाई जाती है और इस हार्मोन के प्रभाव से, एलएच के प्रभाव से ये जो ग्राफियन फॉलिकल बनी, वो क्या होती है? फट जाती है और इसके फटने की क्रिया को ही हम अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं, जिसके कारण से ग्राफियन फॉलिकल के अंदर मौजूद जो द्वितीयक अंडक है, वो मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि जब ग्राफियन फॉलिकल फटती है, जब एक अंडाशय से ग्राफियन फॉलिकल के फटने से अंडा बाहर निकलता है, अंडोत्सर्ग निकलता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया में अंड बाहर निकलता है, तो वो ओवम नहीं है, अंडाणु नहीं है, वो क्या है? किस अवस्था में है? द्वितीयक अंडक के रूप में है, सेकेंडरी oocyte के रूप में। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिए, अंडाशय के ग्राफियन फॉलिकल के फटने से, अंडोत्सर्ग की क्रिया के दौरान ग्राफियन फॉलिकल के फटने से जो संरचना बाहर निकलती है, वो अंडाणु या ओवम नहीं है, वो क्या है? द्वितीयक अंडक है, सेकेंडरी oocyte है। जैसे ही ये अंडक आपका अंडाशय से मुक्त होता है, उसके बाद ये कहाँ जाता है? अंडवाहिनी में जाता है और अंडवाहिनी में जाने के बाद ये मेल के साथ जब फीमेल का मैथुन क्रिया होती है, तो उससे जो शुक्राणु फीमेल की योनि से प्रवेश करते हैं अंदर, तो ये द्वितीयक अंडक उन शुक्राणु के संपर्क में जब आता है, तो उस शुक्राणु से इंड्यूस होकर, प्रेरित होकर ये द्वितीयक अंडक अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में प्रवेश करता है। आप समझ लीजिए, मैं एक बार आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, अगर हम फीमेल का जनन तंत्र बनाएँ, तो कुछ इस प्रकार से फीमेल का जनन तंत्र होता है। मैं डायग्राम में आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये आपका फीमेल का गर्भाशय बना दिया मैंने और ये आपकी क्या है? अंडवाहिनी है, ठीक है? और यहाँ पे क्या होती है फीमेल की? ये योनि होती है, ठीक? और यहाँ पे क्या होता है? एक अंडाशय आपका यहाँ पे होगा और एक अंडाशय आपका यहाँ पे होगा। तो अब इन अंडाशयों के अंदर क्या है आपका? क्या है आपका? द्वितीयक अंडक है और किसके अंदर है ये द्वितीयक अंडक? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। तो इन अंडाशयों में ग्राफियन फॉलिकल है, जिनके फटने से आपका ये संरचना बाहर निकली और इस संरचना को हमने क्या नाम दिया है? द्वितीयक अंडक। अब ये द्वितीयक अंडक यहाँ से प्रवेश करेगा अंडवाहिनी में। अब ये अंडवाहिनी में इंतजार करेगा किसका? निषेचन क्रिया का, जिसके अंतर्गत क्या होगा? शुक्राणु मेल के द्वारा जो छोड़े गए शुक्राणु हैं, वो योनि से प्रवेश करके कहाँ आएंगे? अंडवाहिनी में आएंगे और इस द्वितीयक अंडक से क्या करेंगे? संपर्क करेंगे। जैसे ही ये द्वितीयक अंडक इस शुक्राणु के संपर्क में आएगा, वैसे ही ये द्वितीयक अंडक अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के अंतर्गत प्रवेश करेगा और विभाजित होकर अंडाणु और द्वितीयक ध्रुवपाय बनाएगा। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने का कि अंडाशय से द्वितीयक अंडक निकला, अंडवाहिनी में आया और अगर मैथुन क्रिया हुई तो शुक्राणु योनि से प्रवेश करके इस द्वितीयक अंडक के संपर्क में आए। जैसे ही ये द्वितीयक अंडक शुक्राणु के संपर्क में आएगा, जैसे ये द्वितीयक अंडक शुक्राणु के संपर्क में आएगा, ये अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में प्रवेश करेगा और दो संरचनाएं बनाएगा, दो अगुणित संरचना बनाएगा, जिनमें से एक को क्या कहते हैं? अंडाणु या ओवम और दूसरे को कहते हैं द्वितीयक ध्रुवकाय। अब यहाँ पे आपको एक चीज और हो पता होनी चाहिए। देखिए, ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के दौरान, जनरली ये पोलर बॉडी गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि इसके बारे में बहुत स्पष्ट कहीं बताया नहीं गया है। तो जनरली ये गायब हो जाती है, लेकिन कभी कभी ये अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय के दौरान क्या होती है? विभाजित भी होती है और दो अतिरिक्त ध्रुवकाय या पोलर बॉडी बनाती है। तो अगर आप ये मान लें कि फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड होके अतिरिक्त ध्रुवकाय बनाती है, तो आप देखेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन के बाद एक प्राइमरी oocyte से 4 कोशिकाएं बनी, जिनमें से केवल एक बनाती है क्या? ओवम अंडक, अंडाणु और शेष 3 क्या बनाती हैं? ध्रुवकाय बनाती हैं। जबकि अगर आप नर की बात करें, मेल की बात करें, तो वहां पे जो आपका स्पर्मेटोसाइट था, उससे 4 स्पर्म, 4 शुक्राणु बनते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी oocyte से 1 अंडाणु और 3 ध्रुवकाय बनते हैं। यहाँ एक बात और रिवाइज कर रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा कि ये जो अंडाशय से जो द्वितीयक अंडक मुक्त हुआ, जो बाद में किसमें कन्वर्ट हुआ? ओवम में, ये 1 माह में
एक ही द्वितीयक अंडक मुक्त होता है और वो भी अल्टरनेट में। एक बार इस अंडाशय से द्वितीयक अंडक मुक्त होकर अंडवाहिनी में जाएगा, तो एक बार इस अंडाशय से द्वितीयक अंडक मुक्त होकर अंडवाहिनी में जाएगा। तो हर माह में, हर रजो चक्र में, 28 दिन के रजो चक्र में एक द्वितीयक अंडक मुक्त होता है और उसमें भी अल्टरनेट में, एक बार दाईं ओवरी से, एक बार बाईं ओवरी से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अंडजनन की क्रिया समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।